हेलो बच्चों। अब हम उसमें सामाजिक नियंत्रण का जो अध्ययन कर रहे थे उसमें नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। इसमें सबसे पहला है चेतन और अचेतन नियंत्रण। इसका मतलब है हम अपने दैनिक जीवन का जो हमारा व्यवहार होता है उसको दो भागों में बांट के देख सकते हैं, एक चेतन व अचेतन। कुछ व्यवहार तो ऐसे होते हैं जिनके प्रति हम अधिक सचेत रहते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि हमसे इनमें कोई त्रुटि न हो जाए। जैसे एक क्लर्क ऑफिस में एक बॉस की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता क्योंकि उन्हीं कुर्सियों पर बैठता है जो क्लर्कों के लिए हैं। वो जानबूझकर वो जानता है कि मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। वो अपनी स्थिति को या अपने समाज में परिस्थिति को देखकर ही इसको अध्ययन या उसका समझकर अपना कार्य करता है। और दूसरी तरफ कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार के अंदर ही घुल मिल जाते हैं और इस प्रकार हमारे सामाजिक जीवन का अंग बन जाते हैं कि हमारे मस्तिष्क में ये प्रभाव अपने आप स्थायी हो जाते हैं, क्योंकि इनका पालन करने के लिए हमें बार बार सोचना नहीं पड़ता। जैसे अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम अपने आप चप्पल जूते बाहर उतारते हैं और फिर साफ हाथ धोकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो ये चीज़ जब हमें बचपन में एक बार सिखा दी गई तो हम अपने आप स्वतः इनका पालन दैनिक जीवन में करेंगे। किसी भी मंदिर में जाते समय अपने आप हम चप्पल जूतों को बाहर अपने आप उतार देते हैं। इसी तरह जब हम नहाते हैं तो नहाने के बाद हम अपने शरीर के ऊपर मौसम के हिसाब से, अगर सर्दियां हैं तो गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियां हैं तो सूती वस्त्र पहनते हैं। ये सब हमें बार बार कोई नहीं बताता, वो हमारे व्यवहार में अपने आप शामिल हो जाते हैं। तो ये दो प्रकार के नियंत्रण हैं, चेतन और अचेतन। दूसरा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब होता है कि कुछ व्यक्तियों के ऊपर कुछ ऐसे नियम लागू किए जाते हैं जो व्यक्ति उसके अपने घर वालों के सामने हो, जैसे माता पिता, उसके दोस्त, उसके गुरुजन, उसके पड़ोसी, वो लोग उसके पूरे व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं। और वो नियंत्रण किस रूप में होगा? जैसे उसकी प्रशंसा करना, उसकी आलोचना करना या उसे सम्मान या पुरस्कार देना। तो ये सब व्यक्ति एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप में रहकर जो दूसरों पर नियंत्रण करते हैं उसका प्रभाव उन पर बहुत गहरा पड़ता है और ये स्थायी होता है। इसलिए इसे प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में उसके समाजीकरण के माध्यम से किया जाता है। और दूसरी तरफ समाज और भौतिक पर्यावरण या विभिन्न समूह या संस्थाओं द्वारा लगाया गया नियंत्रण अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाता है, कि जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है और उसे छोटे छोटे सामाजिक नियमों का ज्ञान कराता है। तो दो प्रकार का आया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तीसरा आया सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक नियंत्रण में क्या होता है कि हम व्यक्ति को अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार देकर उसे व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। कि आज जैसे कोई अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, कोई अच्छा संगीतकार हो सकता है, कोई गायक हो सकता है, कोई अच्छा सिपाही हो सकता है, तो हम उसे छोटी छोटी बातों में उसकी तारीफ करके, उसकी प्रशंसा करके उसे सकारात्मक नियंत्रण उसके रूप में दे सकते हैं। और नकारात्मक होता है कि जो व्यक्ति समाज के विरोधी व्यवहार करे तो हम उसे दंड देकर उसे एहसास कराते हैं कि उसने उसका कोई ना कोई समाज के नियम को तोड़ा है या गंभीर अपराध किया है। तो वो उसका नकारात्मक नियंत्रण कहलाता है। कि जैसे किसी को दंड देना, उसे उसके समाज से बहिष्कृत कर देना, किसी की आलोचना करना या उसे जेल में डाल देना या कोई प्रकार का जुर्माना करना, ये सब नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। चौथा, संगठित और असंगठित नियंत्रण। कि संगठित नियंत्रण वो होता है कि जो छोटी बड़ी एजेंसियों या समाज के नियमों द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कि जैसे आज व्यक्ति ये जानता है कि मेरे समाज में क्या अधिकार हैं, क्या मेरे कर्तव्य हैं, तो वो उसी आधार पर अपना व्यवहार करेगा। आज मैं कोई स्कूल में हूँ, कोई व्यक्ति परिवार में है, कोई व्यक्ति बैंक में है, तो ये सारे नियंत्रण संगठित नियंत्रण होते हैं जो समाज के अंदर अलग अलग नियम कानूनों से व्यक्ति को व्यवहार करने पर बाध्य करते हैं। और दूसरे होते हैं असंगठित, जो सांस्कृतिक प्रतीक और नियम के आधार पर समाज में पाए जाते हैं और दैनिक जीवन में इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। हमारी संस्कारी नीतियाँ, परंपराएं, जनरीतियाँ, लोकाचार, ये सब ऐसे नियंत्रण हैं जो असंगठित नियंत्रण कहलाते हैं। और नेक्स्ट है सत्तावादी और प्रजातांत्रिक नियंत्रण। इसका मतलब है कि कोई भी प्रशासनिक संस्था दंड देने वाले व्यक्ति या समाज द्वारा स्वीकृत संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई भी शक्ति या उत्पीड़न का प्रयोग करता है
तब इस प्रकार के स्थापित नियंत्रण को सत्तावादी नियंत्रण कहते हैं, कि जिसमें लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करके कि कोई भी जो शक्ति है वो कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित न हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को सत्तावादी नियंत्रण कहेंगे। और जिसमें इन व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए या हम सत्तावादी नियंत्रण में धमकी या शारीरिक उत्पीड़न का सहारा लेते हैं, जबकि लोकतांत्रिक नियंत्रण में हम लोगों को पुरस्कृत करके या उनकी भावात्मक प्रेरणाओं के द्वारा उन पर नियंत्रण रख सकते हैं। नेक्स्ट, औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक नियंत्रण कौन सा होगा? जो सरकार या हमारे राज्य द्वारा किसी औपचारिक संस्थाओं के द्वारा समाज के सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए परिभाषित किया जाता है, और उसके समाज के द्वारा नियमों के जो सदस्य हैं समाज के, उनको बाध्यपूर्वक हम वैसा व्यवहार करने पे मजबूर कर देते हैं। औपचारिक नियंत्रण में क्या होगा कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें हम देख सकते हैं कि औपचारिक नियंत्रण में सरकार या राज्य की जो कई संस्थाएं होती है वो उनके द्वारा औपचारिक नियंत्रण लागू किया जाता है। कई छोटे छोटे नियम बना दिए जाते हैं जो समाज के लोगों को बाध्य करते हैं अच्छा व्यवहार करने के लिए। और सचेतन रूप का मतलब होता है कि जो भी समाज के कानून या नियम बनाए जाते हैं वो पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लोगों को व्यवहार अच्छा करने के लिए बाध्य कर देते हैं, ताकि हम लोगों को बाध्य कर दें कि वो कोई भी गलत काम न करें और समाज के बनाए नियमों से चलें। और इस प्रकार यदि हम देखें तो औपचारिक नियंत्रण सामान्यतः रूढ़िवादी न होकर परिवर्तनशील होते हैं और समय के साथ उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन नज़र आता है। इसी प्रकार औपचारिक नियंत्रण के अंदर कई बार हम देखें लोगों को हम छोटे छोटे भय के आधार पर या दंड देकर सही व्यवहार करने के लिए मजबूर करते हैं। और दूसरा आता है अनौपचारिक नियंत्रण, कि जिसमें अनौपचारिक नियंत्रण का मतलब है जो जनरीतियों, प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, धर्म, नैतिकता, इनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को बाध्य करती हैं और समूह के कल्याण के लिए ये बनाई जाती हैं। और अनौपचारिक नियंत्रण को हम इसकी विशेषताओं के अंदर समझ सकते हैं कि अनौपचारिक नियंत्रण का स्रोत क्या होता है? समाज, जो लोगों को इन प्रकार की रूढ़ियों, परंपराओं, जनरीतियों द्वारा व्यवहार को बाध्य कर देता है कि वो समाज के सही व्यवहार को या सही समाज में अपना व्यवहार करेंगे। और इन नियंत्रणों का जो विकास है वो स्वतः होता है समाज में, ये अलिखित रूप में पाए जाते हैं, इन्हें कोई नज़र नहीं आता। आज जो हमारी परंपराएं हैं, जनरीतियां हैं, प्रथाएं हैं, इनका कोई स्वरूप नहीं है, ये तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आते हैं और अपने व्यवहार में इनको शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक मूल्यों और आदर्शों पर आधारित हैं, कि प्रत्येक समाज की अपनी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, आदर्श होते हैं जो समाज के लोगों को इस प्रकार के व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। और ये जितनी भी प्रथाएं, रूढ़ियाँ, ये सब हमारी समाज में चली आती हैं, ये अनौपचारिक नियंत्रण का एक प्रमुख माध्यम है जो पूरे समाज के लोगों के व्यवहारों को बाध्य कर देती हैं और व्यक्ति इनको सीखकर अपना सही व्यवहार करता है और समाज में एकता और व्यवस्था बनाए रखने में हमारी मदद करता है। ये हो गए आपके सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन से हैं। थैंक यू।